किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो संग चलो। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दोगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा, नॉलेज पहले से बढ़ जाएगा। हम आज यूएफसी हिस्ट्री का एपिसोड 2 लेके आए हैं। हम किसी भी एक ऐतिहासिक तौर पे पहले दूसरे तीसरे पायदान पे नहीं चलेंगे। हम इंटरेस्टिंग कहानियों की बात करेंगे क्योंकि मेरा सपना है कि मैं एक स्टोरी टेलर बनूं। मतलब नॉट स्पीकिंग स्टोरी टेलर बट राइटिंग वन। आई एम अ राइटर। सो जो भी चीज़ इंटरेस्टिंग है ना, हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। ठीक। तो यह है एपिसोड 2 यूएफसी हिस्ट्री का, यूएफसी के इतिहास का। और ये घटना जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये तब घटित होती है जब यूएफसी पे एसईजी का कब्जा था। सॉरी, एसईजी बोले तो सीमाफोर एंटरटेनमेंट ग्रुप। एसईजी एक ऐसी जगह पे पहुंच गई थी जहां पे वो यूएफसी को लगातार चला नहीं सकती थी। वो लगातार घाटे में जा रही थी और एसईजी के बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि अब वो यूएफसी को बेचने के लिए तैयार है। कोई भी आदमी अपनी कंपनी जो उसने इतनी मेहनत के साथ बनाई है उसको बेचना नहीं चाहता। और ऐसे क्या हालात आ गए थे कि यूएफसी को अपने आप को बाजार में रखना पड़ा। क्या शुरुआत से ऐसे हालात थे? नहीं। एक्चुअली जब यूएफसी 1 आई तो बहुत काफी हिट इवेंट था। ठीक है, आप में से कई लोग तो तब होंगे भी नहीं। तब एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल आता था, बहुत फेमस सीरियल आता था, फ्रेंड्स। उसके मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे सीजन में यूएफसी पे भी एक एपिसोड था और ये बहुत बड़ी बात थी। मैं कैसे बताऊं आजकल कि आज की तुलना आप कर नहीं सकता क्योंकि मैं टीवी देखता नहीं। और आपको भी सलाह देता हूं कि टीवी मत देखिए, कम से कम न्यूज़ चैनल तो मत देखिए। वो आपका नॉलेज बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, वो आपको चूतिया बनाने का काम करते हैं। एक आध न्यूज़ चैनल है जो आज भी ईमानदार है, उसको छोड़ के बाकी सब थोड़ी। खैर, हम कहाँ थे? तो फ्रेंड्स में भी यूएफसी आ गया और यूएफसी के जो पेपर व्यू हैं वो अच्छे खासे बिकने लगे, यानी कि कंपनी फायदे में है। फिर होरियन ग्रेसी यूएफसी से चले गए। इसी समय एक इंपॉर्टेंट बात हुई, धीरे धीरे यूएफसी पे बैन लगने लगा। वो क्यों लगने लगा इस बारे में भी हम कभी बात करेंगे जरूर, वो भी अच्छा एपिसोड होगा। धीरे धीरे यूएफसी एक स्टेट तक पहुंच गया, सिर्फ एक स्टेट तक। बोले तो अमेरिका में 50 में से 49 स्टेट में यूएफसी मिक्स मार्शल आर्ट बैन हो गया, सिर्फ एक स्टेट में वो चालू था। फिर उसी स्टेट में इवेंट हो रहे थे और धीरे धीरे पेपर व्यू भी कम होते गए तो कंपनी को नुकसान बढ़ते गए। पहले फायदे में थी, फिर प्योर नुकसान कमाने लगी। नुकसान कहाँ तक आदमी सहन करेगा? बट ये नुकसान क्या फायदे में बदल सकता था? बिल्कुल बदल सकता था। अगर यूएफसी को फॉर्मल रिकग्निशन मिल जाए, राइट, स्टेट उसको अलाउ करना चालू कर दें। और स्टेट नहीं अलाउ करती थी, वहाँ के एथलेटिक कमीशन जो होते हैं वो अलाउ या डिसअलाउ किया करते थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा एथलेटिक कमीशन अमेरिका ही का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एथलेटिक कमीशन होता है नेवाडा का एथलेटिक कमीशन। क्योंकि सबसे बड़ी फाइट ये सब जो आप देखते हैं ना, ज़्यादातर फाइट जो होती हैं बॉक्सिंग वर्ल्ड में भी नेवाडा में ही होती हैं। नेवाडा में भी सिर्फ लास वेगास में ही होती हैं बड़ी फाइट। वैसे तो इंग्लैंड में भी बहुत बड़ी बड़ी फाइट होती हैं, बट जो फाइट जो पूरी दुनिया देखना चाहती है वो सब वेगस के आसपास ही होती है। तो वेगस का जो एथलेटिक कमीशन है उसने एक मीटिंग रखी और इस मीटिंग पे यह तय होने वाला था कि क्या यूएफसी को नेवाडा में अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर अलाउ कर देते तो यूएफसी नुकसान बनाने वाली कंपनी से तुरंत फायदे बना लेने वाली कंपनी में आ सकती थी। तुरंत नहीं तो फिर थोड़ा टाइम में आ ही जाती। तो हुआ कुछ यूं कि हम बात को थोड़ा यहीं स्टॉप करते हैं और फिर उसी बात पे पहुंचते हैं जब यूएफसी ने डिसीजन ले लिया था कि उसको बिकने का है, तो खरीदने में कौन आएगा? खरीदने में बहुत से लोग थे, बट हम उन्हीं की बात करते हैं जिसने एक्चुअल में ये खरीदा।
और उसका नाम था फर्टिटा ब्रदर्स। फर्टिटा ब्रदर्स क्यों खरीदना चाहते थे? क्योंकि डेना वाइट जो उनका दोस्त था, दोनों भाइयों का दोस्त, लॉरेंजो और एक और नाम याद नहीं आ रहा दूसरे भाई का, जो फर्टिटा ब्रदर्स हैं उनका दोस्त था डेना वाइट, क्योंकि वो लॉरेंजो के साथ स्कूल में पढ़ा हुआ था। डेना वाइट चक लिडेल और टीटो आर्टिस का मैनेजर हुआ करता था, इसलिए उसको पता था कि ये चीज़ फ़ायदा कमा सकती है। पर कब कमा सकती है? जब ये चीज़ जो यूएफसी है लीगल हो सारे स्टेट में। और इसको लीगल करने का काम कौन करेगा? इसको लीगल करने का काम स्टेट के एथलेटिक कमीशन करेंगे। ठीक है, ये यूएफसी पहली यूएफसी नहीं थी जहाँ पे कोई रूल नहीं था। यहाँ पे बाकायदा रूल बनाए जा चुके थे, राइट, यूनिफाइड रूल बन चुके थे। तो एक मीटिंग में डिसीजन होने वाला था, यही मैंने आपको छोड़ा था ना। अब कहानी के किरदार में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। किरदार नंबर 1, SEG, सीमाफोर एंटरटेनमेंट ग्रुप, जो यूएफसी को ओन करता है, जो चाहता है कि यूएफसी अगर लीगल हो जाती है तो उसको नहीं बेचना पड़ेगा, बट अगर नहीं होती है तो उसको बेचना पड़ेगा। प्लेयर नंबर 2, फर्टिटा ब्रदर्स और डेना वाइट, जो यूएफसी खरीदना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा प्लेयर की बात नहीं करेंगे। प्लेयर नंबर 3, नवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन, जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट एथलेटिक कमीशन था। अगर वो लीगल कर देता यूएफसी को तो सभी लीगल करते, एक के बाद एक। ठीक है, इस कमीशन की जब मीटिंग होने जा रही थी तो पहले SEG को इस बात का एहसास दिलाया गया था कि वो जो मेंबर हैं उनमें सिर्फ एक वोट पे कि मतलब एक वोट से यूएफसी जीत रही है, यानी कि मतलब उनको ये कह दिया गया था कि आपके लीगल होने के चांसेस 100% के आसपास है और एक वोट से वो जीत सकते हैं आप। मतलब 5-4 के आसपास वोट थे। 5 मेंबर चाह रहे थे कि वो बन जाए और 4 मेंबर चाह रहे थे कि नहीं बने। मीटिंग हुई, सारी सुनवाई हुई, अंत में वोटिंग हुई। वोटिंग में सब कुछ यूएफसी ने जैसा सोचा था वैसे ही चल रहा था। 4 वोट खिलाफ पड़े थे, 4 वोट पक्ष में पड़े थे। उनको अंदाजा था कि 5वां वोट उनके पक्ष में पड़ने वाला है, बट वो 5वां वोट पक्ष की जगह विपक्ष में पड़ गया और यूएफसी को लीगल नहीं होने दिया गया। आपको पता है ये 5वां वोट किसका था? ये 5वां वोट था लॉरेंजो फर्टिटा का। याद है? प्लेयर नंबर 2 एक्चुअली प्लेयर नंबर 3 का भी पार्ट है। क्यों? क्योंकि फर्टिटा ब्रदर्स बहुत सारे कैसीनो चलाते हैं नवेडा में, इसलिए वो एथलेटिक कमीशन के मेंबर हैं। अगर ये यूएफसी लीगल हो जाती तो फर्टिटा ब्रदर्स के हाथ से यूएफसी निकल जाती, इसलिए उन्होंने इलीगल रहने दिया और कुछ दिनों बाद लीगल करा लिया। अब डेना वाइट का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, बॉब मायरोविस का कहना है कि ऐसा ही था। वहीं एक और आदमी है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, वो है बिग जॉन मैककार्थी। उसका भी कहना है कि ऐसा ही था। यही नहीं, जो किताब लिखी गई है बाग मतलब SEG पे, वो भी इसी बात की वो करती है। इसके अलावा एक और मेंबर है जो बाद में जाके, मतलब इसी जो पैनल है ना, इसका ही एक मेंबर है जो बाद में जाके US कांग्रेस में मेंबर बना। उस पर जो किताब लिखी गई है वो भी यही बोलती है कि फर्टिटा पहले बोल रहा था कि वो लीगल करने के लिए वोट करेगा और बाद में बदल लिया। तो दोस्त, ऐसा हुआ। क्या ये बिजनेस के तौर पे सही था? फर्टिटास ने सही किया, बिल्कुल सही किया। सी, एक किलर इंस्टिंक्ट होता है, अगर आप में वो नहीं है ना तो आपका बिजनेस में रहने का कोई मतलब नहीं है। पर क्या ये फेयर था? फेयर बिल्कुल नहीं था। खैर, फिर कभी आगे की बात करेंगे। अगर आपको यूएफसी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, लाइक करिए। अच्छी नहीं लगती हैं तो गाली दीजिए, है ना, आज़ादी है आपको। और वही गाली दीजिएगा जो आप मेरी जवान के सामने भी दे सकें। खैर, मजाक करो, जो देना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज़ाद मुल्क है। अपना ध्यान रखिए और बताइएगा कि ये कैसा लगा। मुझे सुन के अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसका एपिसोड नंबर 3-4 भी बनाया जाए।
क्योंकि मेरे दिमाग में हज़ारों कहानियाँ हैं, बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी हैं, और ये बात का विश्वास करिए कि नॉलेज हमेशा किताबों से ही आएगा। और उस किताबें पढ़ने का आपको मैं तरीका बता दूं जाने से पहले। किताबें चूतिया टाइप किसी की किताब लेके पढ़ के नहीं बैठ जाते, क्योंकि हर आदमी बायस है, अपने हिसाब से लिखता है। किताबों में प्रूफ होते हैं। आप किताब नंबर ये पढ़ेंगे ना, तो उसके नीचे फुट में नोट में कहीं ना कहीं प्रूफ होगा कि ये बात का ये प्रूफ है, या फिर पीछे पलटा दीजिए किताब को, वहाँ हर पेज पे प्रूफ लिखा होता है कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ ना, इसका प्रूफ ये है, ये बोल रहा हूँ इसका प्रूफ ये है। वो भी चेक करिए आप। नहीं तो आजकल बहुत टुच्चे लोग भी किताब लिखने लगे हैं, जिनको लगता है ना कि हिस्ट्री अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, उनके हिसाब से नहीं है, तो वो हिस्ट्री चेंज करने के लिए किताब लिखते हैं। इसलिए भरोसा मत कीजिएगा किताबों का, प्रूफ कीजिए। और रशियन प्रोवर्ब है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। विश्वास करो और वेरीफाई भी करो। ठीक है, तो विश्वास करो और वेरीफाई करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में क्लिक करो, अपना ख्याल रखो, और लाइक करो, शेयर करो, जो हो सकता है करो। ठीक है, अपना ध्यान रखो।